अगला जो चैप्टर है आत्रेय भद्र कापी अध्याय। तो इस चैप्टर में द्रव्य गुण विषय कुछ बातें हम लोग करेंगे। तो स्टार्टिंग चूंकि हम कर रहे हैं, आपके सामने एक चार्ट बना होगा। इसमें आया है कि पहली बात तो इसमें संभाषा हुई है। रस विनिश्चय मतलब किसने कितने रस माने हैं उस पे जो है। तो इस चैप्टर में आचार्य मिले और उन्होंने रस पे चर्चा किया और विभिन्न आचार्यों के अनुसार अलग अलग रस बताए गए। तो सवेरे जल्दी जल्दी हमने बताया भी था आपको पिछली क्लास में। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक क्या है। BSP वर्टिकल में लिखेंगे BSP, आचार्यों के नाम पे BSP। B फॉर भद्रकाव्य, S फॉर शाकुंतलेय, P फॉर पूर्णाच। भद्रकाव्य, शाकुंतलेय, पूर्णाच। कॉपी पे लिखिए भद्रकाव्य, शाकुंतलेय, पूर्णाच BSP। तो भद्रकाव्य ने बताया कि रस और जल एक ही है। ये भद्रकाव्य का है, रस और जल एक ही है। हमने बताया शकु सीयु, शकु मतलब शकुंतला छेदनी और सी फॉर छेदनी, यू फॉर उपशमनी। शकु सीयु, सी फॉर छेदनी, उपशमनी, यू फॉर उपशमनी। इसके बाद पी एक और उन्होंने ऐड कर दिया, पूर्णाक्ष ने साधारण, सीयु में साधारण ऐड कर दिया पूर्णाक्ष ने। ये हुआ BSP। इसके बाद का ट्रिक क्या चलेगा, हटाओ। BSP इसके बाद है हटाओ। हटाओ से हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने कितने बताया, 4। उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 1 2 3 4। हटाओ मतलब हिरण्याक्ष कौशिक, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, उसको अलग अलग लिखेंगे। स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, फिर तीसरा है अस्वादु हितकर और चौथा है अस्वादु अहितकर। समझ में आया, क्लियर हुआ। पहला है स्वादु हितकर, दूसरा स्वादु अहितकर, तीसरा अस्वादु हितकर और चौथा है अस्वादु अहितकर। इसके बाद BSP हटाओ। हटाओ के बाद है कु। कु मतलब कुमार शिरा भारद्वाज, कुआ निधाका। ट्रिक क्या बनाएंगे, BSP हटाओ, कुआ निधाका। आपको ऐसे लिखना ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ऊपर आपको P से दिख रहा है, ऊपर मैंने B लिखा है। B फॉर भद्रकाव्य, S फॉर शाकुंतलेय, P फॉर पूर्णाक्ष। कौन सा पूर्णाक्ष, मौद्गल्य पूर्णाक्ष, हिरण्याक्ष। उससे क्या होगा, आपके सामने लिखा कुमार शिरा भारद्वाज। कुमार शिरा। क्वेश्चन पूछा जाता है, वा से वायुर्वेद, नी से निमी, धा से धामार्गव, ये बडिश वाले धामार्गव हैं, धामार्गव बडिश। और का से कांकायन। अब सबके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और कांकायन पे क्या लिखेंगे, असंख्य। असंख्य। कांकायन का असंख्य हो जाता है। इसके बाद कहां से हम कैसे याद करेंगे, शकुंतला में क्या है हमने बताया, सी और यू, छेदन और
उपशमन। पूर्णाच में क्या ऐड हो जाएगा? प्लस साधारण। हिरण्याक्ष का 4, स्वादु और अस्वादु, उसमें फिर हितकर और अहितकर ऐड हो जाएगा। कुमारशिरा 5 है तो 5 क्या होते हैं? पंचमहाभूत, तो इनका पंचमहाभूतों के आधार पर हो गया। निमि का कितना? ये वायुर्वेद का 6। क्या बताया था हमने इसमें आपको? GSS अष्टविध वीर्य वाला बताया था, और लास्ट वाला हटा देंगे उसमें से, GSS। तो जी का उल्टा क्या होगा? L मतलब लघु। S का मतलब शीत, शीत का उल्टा उष्ण। तीसरे S का मतलब स्निग्ध, स्निग्ध का उल्टा रुक्ष। तो GSS, जी का उल्टा लघु, इसका उष्ण और इसका रुक्ष। समझ में आ रहा है? अगर इसी में हम M ऐड कर देंगे तो वो अष्टविध वीर्यवाद हो जाएगा, मृदु और कठिन। वो अष्टविध वीर्यवाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो GSS ये आपका वायुर्वेद हो गया, 3 GSS और बाकी 3 उसके अपोजिट। तो वायुर्वेद के अनुसार ये 6 रस होते हैं, निमि के अनुसार 7। तो जनरली हम लोग मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय पढ़ते हैं, वही 6 रहेंगे, प्लस क्षार। और उसके बाद अगला आता है आपका धामार्गो। धामार्गो ने क्या किया? क्षार तक तो वही, इसके पहले वाला उन्होंने निमि को ही फॉलो किया, कुछ अपना विशेष वक्तव्य देते हुए अव्यक्त रस को ऐड कर दिया। तो धामार्गो बडिश ने एक अव्यक्त रस ऐड किया, निमि ने क्षार और धामार्गो ने अव्यक्त रस। कांकायन आए, बोले कि असंख्य होता है, काका की असंख्य रस होता है। काका के रस कितने हैं? असंख्य। यहाँ पे ध्यान देना होगा, पुनर्वसु आत्रेय सबसे लास्ट में आते हैं और उन्होंने सबका खंडन किया कि भैया बहुत ज्यादा हो गया, तुम लोग किसी का नहीं चलेगा, जो हम बोलेंगे बस वही माना जाएगा। रस न तुम्हारी न इनकी किसी की नहीं, सिर्फ 6 होंगे। और कौन से होंगे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। न इससे कम न इससे ज्यादा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमको बताने लायक चीजें हैं हम यही बताएंगे। सूत्र एक में कुछ बातें किए थे, एक बार यहाँ पे हम फिर से बताएंगे। अगर हम रस में महाभूत की बात करें तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, तिक्लम, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। आकाश, वायु, तेज, जल और नीचे से करेंगे। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा सा नीचे दिख रहा है? यस सर। जी सर। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, दो का हम पेयर बना लेंगे। हो गया? टी से क्या हुआ? तिक्त रस, क से कटु, ल से लवण और म से मधुर। ये हमारा ट्रिक था तिक्लम। ठीक है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उसी सीक्वेंस में, और दो का हमने पेयर बना दिया। ये आपका किस रस में कौन सा महाभूत होता है ये क्लियर हो गया। बच्चे 2 तो हमने आपको बताया था कैसे याद करेंगे, ये समझ में आया कि नहीं? तिक्लम। हमेशा हम कषाय को स से करेंगे, जब भी हम कषाय को वैसे भी याद करेंगे तो क से हमारा कटु रहेगा, और कषाय की जब भी बात करेंगे उसमें के एस आ जाता है ना, तो कषाय को या तो हम के एस या केवल एस, क्योंकि एस से स से कोई भी रस नहीं है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, स से कोई भी रस नहीं है, तो हम कषाय को अक्सर जब भी बताएंगे तो एस से भी बताएंगे। ये तिक्लम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और दो का पेयर बनाएंगे। तिक्त में आकाश, वायु, कटु में वायु और अग्नि, लवण में तेज और जल, और मधुर में जल और पृथ्वी। इसके बाद 2 जो बचे कषाय, तो कषाय में क्या हो जाएगा? वायु और पृथ्वी। वीआईपी को कस के रखना चाहिए, नहीं उड़ जाएगा तो आपको बहुत परेशान करेगा। तो वीआईपी लोगों को कस के रखना चाहिए, है ना? तो वीआईपी कषाय, बी से वायु, बी से पृथ्वी, फिर आता है लवण और सॉरी अम्ल, इसमें है पृथ्वी और तेज, पी पिताजी। पिताजी की बातों पे क्या करना है? अम्ल करना, अमल करना। तो पिताजी की बातों पे
अमल करें। यहाँ पी से पृथ्वी हो गया, काजी से तेज हो गया और अमल से अम्ल रस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलिए भाई, फटाफट बोलिए। यस सर। अगला हमने आपको वहीं पे बताया था, अगर हम 6 रस को मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय को लिखते हैं तो ऊपर के 3 क्या करते हैं, कफ को बढ़ाएंगे, नीचे के 3 क्या करेंगे, वात को बढ़ाएंगे, और ऊपर से एक को छोड़ दिए अम्ल, लवण और कटु, ये क्या करेगा, पित्त को। पित्त को बढ़ाएंगे। एंड वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा का मतलब क्या होता है, ये कफ को बढ़ा इसी का रहा है, उल्टा, अपोजिट। वात को कम करेगा। ठीक है, अगर ये वात को बढ़ा रहा है तो कफ को कम करेगा, ये नहीं वात को बढ़ा रहा है। तो इसके अगेंस्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम कफ शामक रस की बात करें, कौन कौन से हो जाएंगे, कटु, तिक्त और कषाय। कषाय। वात शामक रस की बात करें तो मधुर, अम्ल और लवण। और अगर पित्त शामक रस की बात करें तो क्या हो जाएगा, मधुर, तिक्त और कषाय। ये शामक रस होगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में लिखने का तरीका है यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर वर्धक की बात करें तो ये चार्ट बना देंगे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। कफ वर्धक क्या हो जाएगा, मधुर, अम्ल, लवण। पित्त वर्धक की अगर बात करें तो अम्ल, लवण और कटु। और वात वर्धक की अगर बात करें तो कटु, तिक्त और कषाय। एग्जाम में पूरा पूरा लिखना होगा। ठीक है, आई थिंक रिवाइज हुआ, इसके पहले हम बता चुके हैं आपको। देखिएगा श्लोक नंबर 3 में आइएगा, चैप्टर 26 में। चैप्टर 26 पहली बात तो लिख लीजिएगा, इसमें चौथी संभाषा है, चौथी संभाषा है। इस 26वें अध्याय में चौथी संभाषा है। इसके बाद देखिएगा विभिन्न आचार्यों के अनुसार किसने कितने रस बताए हैं, है ना, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। अब जैसे आप देखिएगा, भद्रकाव्य एक पक्ष रस, मिला कि नहीं मिला, 1 नंबर लिखा हुआ है, भद्रकाव्य एक पक्ष रस, शाकुंतलीय, छेदनीय, उपशमनीय आया होगा। मेरी किताब में 482 नंबर पेज पे है, 482। नीचे दिया हुआ भद्रकाव्य का एक रस पक्ष, शाकुंतलीय, छेदनीय, उपशमनीय, मौदगल्य, पारिक, छेदनीय, उपशमनीय और साधारण। मिल रहा है कि नहीं? यस सर। इसके बाद कौशिक का देखिएगा, स्वादुहितकर, स्वादुहितकर, अस्वादुहितकर और अस्वादुहितकर। कुमार शिरा भारद्वाज का महाभूतों के आधार पे हो गया। वायुर्विद का वहीं लिख लीजिएगा GSS, GSS, जिसे याद है। निमी का 7, क्षार को गोला बना लीजिएगा, क्षार को गोला बनाइए, यहाँ पे सर्कल बना लीजिएगा। इसके बाद धामार्गो देखिए 8, क्षार के साथ साथ अव्यक्त को गोला बना लीजिएगा। कामकायन का कितना हो गया, इनफाइनाइट। फिर आत्रेय का देखिए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मिला आत्रेय का? यस सर। तेषां षष्णां रसानां योनिरुक्तम्। सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। पेज नंबर 489, श्लोक नंबर 10। इसके बाद आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे जो श्लोक नंबर अगला है, नंबर तो नहीं पड़ा हुआ है, पेज नंबर 490 में। पार्थिव द्रव्य के लक्षण, जलीय द्रव्य के लक्षण, तेजस द्रव्य, वायव्य द्रव्य, आकाशीय द्रव्य, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। यस सर। वही यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट बना हुआ है, आपको यहीं से पढ़ना है कि पार्थिव द्रव्य में
गुरु, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, खर, ये गुण होते हैं। उसका कर्म क्या है? उपचय करना, संघात, गौरव और स्थिरता लाना। जलीय में क्या क्या है? उपक्लेद करना, बंधन, मार्दव कर, विषंदन, प्रहलाद कर। आग्नेय हम जानते हैं दाह, पाक, प्रभा, तो प्रभा को विशेष रूप से याद करिएगा। वर्ण कर। वायव्य में लाघव कर, तो लाघव कर वायु में भी है और आकाश में भी है, और आकाश में मार्दव है, और मार्दव इसके पहले भी आया है, आप देखिएगा जल में। तो कौन सा किसमें कॉमन है वो जरूर देखिएगा। एक ग्लानि और विचार, ग्लानि और विचार ये किसमें है? वायव्य में, वो विशेष रूप से याद करिएगा। लाघव, रौक्ष ये सब याद रहता है, लेकिन ग्लानि, विचार, वैशद्य ये वायव्य का गुण है, कर्म है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रखा जाता है पीजी इंट्रेंस में। ये चार्ट आपके सामने जो बना हुआ है इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो खर देखिएगा, पृथ्वी में भी आया हुआ है गुण में, और वायु में भी आया हुआ है, ठीक है। विशद जो गुण है, विशद, वो दोनों में आया है, पृथ्वी में भी और वायु में भी आया हुआ है। और वैशद्य जो कर्म है वो केवल वायु में आया है, वायव्य में। सौशीर इम्पोर्टेंट है आकाश का, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर हमको 4-5 पॉइंट में अगर बोलना हो तो पहले में उपचय संघात, ठीक है, दूसरे में प्रहलाद कर, है ना, तीसरे में अगर बात करना हो प्रभा और प्रकाश, चौथे में अगर बात करना हो तो वैशद्य और विचार, और पांचवें में सौशीर। ये इतने आपके इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ना सब है आपको, ठीक है ना। बाकी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब में आया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है। शब्द गुण आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप आग्नेय में, रस जल में, और गंध पृथ्वी में, ये सब भी आया हुआ है। तो ये आपका जो पेज नंबर 490 है, यहाँ से पढ़ने के बजाय आप इस चार्ट से पढ़िएगा, ठीक है। और एक आपके बुक में भी एक चार्ट बना होगा, एक बुक में भी आपके चार्ट बना होगा, तो वही चीज है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लैपटॉप पे, वही चीज आपके बुक में भी बना होगा, चाहे ऐसे पढ़िए चाहे वैसे पढ़िए, ठीक है। कुछ यहाँ पे अलग से बातें लिखी हुई हैं, जैसे पार्थिव की बात करें तो सुश्रुत ने विशद गुण नहीं माना है, वाग्भट ने खर गुण नहीं माना है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा, है ना। और कंफ्यूजन अलग से होगा, इसलिए छोड़िए अभी इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है हमको। कभी हम रिवाइज करेंगे तो फिर उसको देखेंगे। अब जो आपके सामने स्क्रीन पे ये चल रहा है, इसको हम आपके बुक में दिखाने के लिए श्लोक नंबर 12 पे आ जाइए, 492 पेज पे। अनेनोपदेशेन नाना औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्तिमर्थम च तम तम अभिप्रेत्य। मिला सबको? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चरक सूत्र 26 का 12वां श्लोक कई जगह लिखा मिलेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, इस संसार में सभी द्रव्य कैसे हैं? पंचभौतिक हैं, है ना। और हमारा शरीर कैसा बना हुआ है? हमारा शरीर कैसा है? पंचभौतिक है। पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष उच्यते, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो सर्वद्रव्यम, सभी द्रव्य भी पंचभौतिक हैं, और हमारा शरीर भी पंचभौतिक है। और एक बात और कहें हम कि आहार भी पंचभौतिक होता है, और आहार में जिस महाभूत की अधिकता होती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी कहा कि सभी द्रव्य कैसे हैं? पंचभौतिक। यानी अगर हम जल पी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल जल ही महाभूत होगा, उसमें पांचों महाभूत होंगे, लेकिन डोमिनेंसी किस महाभूत की है? जल की है। उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, अग्नि भी है, सारे महाभूत हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन सा कर रहा है? जल महाभूत कर रहा है। तो सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। और
जिस महाभूत की उस द्रव्य में प्रधानता होती है, हमारे शरीर के उसी पंचभूतात्मक भाव की वृद्धि करते हैं। हमारा शरीर भी पंचभौतिक होता है। अगर हम जल पी रहे हैं तो हमारे शरीर में जल महाभूत के भावों की वृद्धि करेगा वो। सिद्धांत जानते हैं, सामान्य विशेष सिद्धांत, वही सिद्धांत लगेगा। तो ये जो श्लोक है 12वां, अनेनोपदेशन नाना औषधि भूतम जगत किंचित, इस प्रकार पंच भौतिक द्रव्यों के गुणों के अनुसार लक्षण के उपदेश से यह सिद्ध हो जाता है कि संसार का कोई भी ऐसा द्रव्य ऐसा नहीं है जो औषधि नहीं है। इवन अगर हमारे सामने सैनिटाइजर रखा हुआ है, ये हाइलाइटर रखा हुआ है, मार्कर रखा हुआ है, तो ये भी औषधि का है, ये भी औषधि है। बशर्ते क्या करना है हमको, आगे पढ़िएगा। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो औषध नहीं है। वे औषधि भिन्न भिन्न युक्ति के अनुसार, हम इसको युक्ति के अनुसार अगर प्रयोग करेंगे तो वो औषधि का कार्य करेगा। हम उसको अगर युक्ति पूर्वक प्रयोग करेंगे तो कोई भी द्रव्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। इसका हम भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अनेनोपदेशन नाना औषधि भूतम जगत, एनआईए में पूछा गया था एक बार, नाना औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते, कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है पंचभौतिक, पंचभौतिक तो सभी हैं, ऐसा द्रव्य नहीं जो औषधि के रूप में प्रयोग न कर सकें, बशर्ते हम उसको युक्ति पूर्वक प्रयोग करें और प्रयोजन के अनुसार प्रयोग करें। विमर्श की 6वीं 5वीं 6वीं लाइन, सुश्रुत का भी ऐसा ही श्लोक है। सुश्रुत सूत्र 41 में आया है, अनेन निदर्शते, तो याद रखिएगा, अनेन उपदेशेन अगर आया है, उपदेश तो चरक का है, निर्देश शब्द आया है तो सुश्रुत का श्लोक हो जाएगा, याद रखिएगा। उपदेश चरक ने दिया, निर्देश सुश्रुत ने दिया। समझ में आया? श्लोक लगभग और लगभग वैसे ही है। रेफरेंस याद रखिएगा, एक का 26 में है और एक में 41 में। अब इसके बाद अगला जो श्लोक है 13 नंबर श्लोक, वो 13 नंबर श्लोक आपके स्क्रीन पे देखिएगा, दिख रहा है स्क्रीन पे। इस श्लोक में आपको कर्म की परिभाषा, वीर की परिभाषा, अधिकरण, काल, उपाय और फल, इसके एक एक लाइन की परिभाषा देखनी है, और साथ ही साथ सुश्रुत ने क्या कहा है, सुश्रुत से तुलना हम लोग करेंगे। आगे बढ़ा जाए। कर्म की परिभाषा जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, यत् कुर्वन्ति तत् कर्म, जो किया जाता है वह कर्म है। देखिए लिखा होगा आपके बुक में 3री लाइन में, यत् कुर्वन्ति तत् कर्म। जो कार्य करते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। 4थी लाइन में लिखा है, जो कार्य किया जाता है वह कर्म है, जिसके द्वारा करते हैं उसे वीर कहते हैं। वीर येन कुर्वन्ति तद वीर, मतलब ये कार्य जो करता है वो वीर है। तो वीर की यहाँ से भी हम परिभाषा दे सकते हैं, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जो करता है कार्य को वो क्या है, जो कर्म को करता है वो वीर है। यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम, अधिकरण क्या हुआ, जहाँ पे कार्य किया जाए, जिस स्थान पे या जिस जगह पे, यत्र जहाँ पे कार्य किया जाए वो क्या है, अधिकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। तो सुश्रुत का अलग है, यत्र की जगह उन्होंने यत कुर्वन्ति, यत कुर्वन्ति आया हुआ है। तो यत्र और यत याद रखिएगा। यदा, यदा हम लोग जानते हैं, यदा का मतलब जब, तो ये काल, काल की बात जब भी होगी, यदा कुर्वन्ति, जब भी कार्य कोई किया जाता है वो काल होता है। जब भी कोई कर्म होगा वो क्या होगा, काल होगा, समय होगा। काल क्या है, यदा कुर्वन्ति, जब किया जाए वह कार्य, तो वो क्या है, समय होगा, काल होगा। उपाय, जिस यथा जिस प्रकार से कोई कार्य किया जाता है, भाई वो उपाय ही तो होगा। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, जूम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, है ना, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, उपाय है, यथा। तो जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं वो यथा हो गया, है ना।
वीर्य येन कुर्वन्ति तद वीर्यम्। यहाँ पे वीर्य शक्ति के लिए हमारा कितना साहस है, हमारी कितनी पोटेंसी है, हमको आता भी है कि नहीं आता पढ़ाना, हमारी सामर्थ्य है कि नहीं, वो सब क्या है, ये न कुर्वन्ति तद वीर्यम्। हम जिस साहस के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या है, वीर्य है, शक्ति है, एक विशेष शक्ति है। कर्म क्या है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अधिकरण क्या है, यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरणम्। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो जो माध्यम है, चाहे वो मोबाइल कह सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क ऑनलाइन कह सकते हैं, चाहे जूम कह सकते हैं, वो क्या है, अधिकरण हो गए। यत्र कुर्वन्ति, काल क्या है, जिस समय हम लोग, यदा कुर्वन्ति, जिस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वो काल हो गया यदा। यथा मतलब उपाय हमने आपको बता दिया, यद साधयन्ति तत्फलम्, इसका जो परिणाम हमको मिलेगा वो क्या होगा, फल होगा। समझ में आया, बोलो। तो फल जो है, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। ये 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दे, ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल नंबर याद रखिएगा, 615201561। क्या हमने बोला, 615201561। ये मोबाइल नंबर याद रखिएगा, 615201561। तो पूछा जाता है एक रस वाले योग कितने होते हैं, 6। भाई मधुरम लवण कटुक कषाय आप अलग अलग रख दीजिएगा तो 6 रस हो गए, तो एक एक रस अलग अलग हो गए। 2 रस वाले 15 योग बनेंगे। मधुर अम्ल को एक साथ मिला सकते हैं, मधुर लवण को एक साथ मिला सकते हैं, मधुर कषाय को एक साथ मिला सकते हैं, मधुर तिक्त को मिला सकते हैं। वैसे अम्ल लवण को एक साथ मिला सकते हैं, अम्ल तिक्त को मिला सकते हैं। मतलब 2-2 का अगर पेयर बनाना हो तो आप यूं समझ लीजिए कि 6 लड़के हैं, 6 लड़के हैं, उन 6 लड़कों का 2-2 का पेयर बनाना है, तो कुल कितने पेयर बनेंगे, 15। अगर 6 लड़कों में 2-2 का पेयर बनाना हो तो कितने पेयर बनेंगे, 15 सर। 15 पेयर। वैसे अगर 6 लड़के हैं, अगर 3-3 का पेयर बनाना हो तो 20। वैसे 4, 15, 5, 6 और 6 वाला, अगर 6 का, भाई मधुरम लवण कटुतिक्त कषाय, इनको एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक ही तो बनेगा। समझ में आया। तो 6, 15, 20, 15, 6, 1 ये भी पूछा जाता है। 4 रस वाले कितने विकल्प बनेंगे, कितने हो जाएंगे, 15। 5 रस वाले 6, 3 रस वाले 20। तो कैसे याद करेंगे, 6, 15, 20, 15, 6 और 1। बुक में कहाँ है, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 14। द्रव्यों के रसानुसार 63 भेद। मिला, मिला। यस सर। श्लोक नंबर 15 मार्क नहीं कराएंगे, खाली आप 6, 15, 20, 15, 6, 6, 15, 20, 15, 6 बुक में लिख लीजिए ऊपर। वहीं 14 नंबर श्लोक के पास ही 6, 15, 20, 15, 6 लिख डालिए। 6, 15, 20, 15, 6, 1, सबके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख डालो। देखिएगा नीचे 15 नंबर में 2 रसों के संयोग से कितना लिखा है, 15। मिला। यस सर। यस सर। वो नाम रखने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। 3 रसों के संयोग से श्लोक नंबर 16। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 4 रसों के संयोग से फिर 15। श्लोक नंबर 21 में देखिएगा 5 रसों के संयोग से। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हमने आपको जो ट्रिक बताया है वही सफिशिएंट है। पेज नंबर 496 देखिएगा, जहाँ पे चार्ट बना हुआ है। मिला चार्ट? यस सर। यस सर। 2 रस वाले में लिख लो 15, 2 रस वाले में 15, 3 रस वाले के बगल में 20, 4 के बगल में फिर 15, 5 के बगल में 6, 1 बगल में 6 और 6 रस वाले में 1। देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, ये हुआ विकल्प भेद से। अगर विकल्प भेद से पूछेगा तो आपको आंसर क्या लगाना है, 63। विकल्प भेद से या कल्पना भेद से। देखिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे
विकल्प भेद से 63, विकल्प भेद से 63, और यहाँ पे देखिएगा कल्पना भेद से कितने हैं 63, और अगर संयोग भेद से पूछेगा क्वेश्चन तो 57 आंसर लगाएंगे। संयोग भेद से पूछा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, 57 आंसर हमारा लगेगा। श्लोक नंबर 25 के विमर्श में देखिएगा, 25 के विमर्श में पहली लाइन दोष विकल्प 63, वाघभट्ट के अनुसार दोष विकल्प 63 आंसर लगाएंगे। मिला ऐसा कुछ? यस सर। और अभी और बाकी है, देखिएगा नीचे से चौथी लाइन, उसी विमर्श में नीचे से चौथी लाइन, हरे अलवड़ा तुवरा परम, मिला कुछ ऐसा? यस सर। वो हरितकी में अलवण यानी लवण नहीं होता है, तुवरा यानी कषाय रस परम होता है ना, मुख्य रूप से कषाय प्रधान होता है हरितकी। तो हरितकी में, रसोन में और मध्य में कौन सा रस नहीं है, लवण नहीं है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में लिखा दिया इसको। उसी के नीचे देखिएगा काला मृग, ऐड ऐड मृग, हमने आपको जब हितकर और अहितकर लिखाया था तो वहां पे ऐड मांस आया था हितकर में, याद आ रहा है? यस सर। क्यों आया था? क्योंकि ये षडरस प्रधान, और षडरस का सेवन कैसे होता है? एक रस अभ्यास क्या था और षडरस अभ्यास क्या था? सर बल्ले कराना, षड रस अभ्यासो, देख एक लेना, रस अभ्यास। और बल्ले कराना। वहीं से आंसर देंगे कि जो ऐड मृग है वो षडरस युक्त होता है। ठीक है, तो ऐड मृग का रस भी आप याद रखिएगा। नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे, व्यक्त शुष्कस्य च आदो च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते, रस और अनुरस का लक्षण वहां पे देखिएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पे देखिए, जिह्वा द्वारा आस्वादन करने पर जो रस आदि में स्पष्ट ज्ञात होता है वह रस होता है। मतलब जिसका ज्ञान पहले होता है वो रस है, और जिसका पीछे से ज्ञान होता है वो अनुरस है। ठीक है, तो रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते लिखा हुआ है, रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते, ये रस है। श्लोक में देखिएगा, रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते। श्लोक नंबर 29 कहाँ पढ़ा है? 29 कहाँ? गुड़ में सर, यस सर, गुड़ में। सर द्रव्य, पहले सूत्र, यस सर। पहले दीर्घंजीति अध्याय। पढ़ा है सर पहले चैप्टर में, पदार्थ में भी पढ़े हैं हम लोग। परापरत्व युक्ति संख्या संयोग एवं विभागस्य प्रत्यक्षम च परिणाम हापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणाः ज्ञेयाः परादयः, ये परादि गुण हैं। कितने होते हैं? 10। और देखिएगा चिकित्सा सिद्धि के उपाय, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धि उपाय चिकित्साया, मिला? यस सर। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं चिकित्सा सिद्धि के उपाय कितने होते हैं? 10। यहाँ से आंसर लगेगा चिकित्सा सिद्धि के उपाय 10। परादि गुण आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक देखिएगा 31, वो सिद्धि उपाय चिकित्सा या उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा 31 में, देश काल वय मान पाक वीर रसादिशु, यानी कि परत्व और अपरत्व का व्यवहार देश काल अवस्था मान विपाक वीर और रस आदि में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देश काल वय मान पाक वीर रस, कितने हैं गिन लीजिएगा। 7 भाव याद रखिएगा। ये सब हमने आपको लिखा रखा है। कणाद ने 7 माने हैं, कौन कौन सा नहीं माने। जब सूत्र 1 पढ़ाया था वहां डिटेल में हम गुण पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। याद रखिएगा, देश काल यानी परत्व और अपरत्व की जो परिभाषा चरक ने बताई, इन 7 के आधार पे बताई। देश काल आयु मान विपाक रस वीर में जो श्रेष्ठ है वो प्रधान है, और जो निकृष्ट है वो अप्रधान यानी कि अपरत्व है। समझ में आया? मतलब एक डोमिनेंट होगा और एक डाउन होगा, एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। जो प्रभावी होगा वो कैसा होगा? परत्व होगा,
और दूसरा जो अप्रभावी होगा वो अपरत्व होगा, और वो साथ के साथ जो है देश काल आयु मान विपाक रस वीर, ये याद रखिएगा। युक्तिष्ठ योजना या तो युज्यते, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले युक्ति के बारे में एक जगह और आया था। कहाँ पे आया है? थोड़ी देर पहले युक्ति के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अनेनोपदेशेन नाना औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्तिमर्थम, आया था ना अभी। इस संसार में सभी द्रव्य औषधि के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, निर्भर करता है कि हम किस युक्ति के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रयोजन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। 12वां श्लोक जो भी हम लोगों ने पढ़ा। यस सर। तो दोष देश प्रकृति काल को देखकर औषध आदि की जो सम्यक योजना को युक्ति कहते हैं। इसमें ये चारों फैक्टर याद रखिएगा, दोष देश प्रकृति काल। तो दे दो प्रकाल ऐसे भी याद रखिएगा। हम लोग जब पढ़ते थे 7th 8th में, तो प्रकार लोग जो सर्कल बनाते थे, तो दे से देश, दो से दोष, प्र से प्रकृति, काल, तो दे दो प्रकाल, ये चार जो हैं याद रखिएगा युक्ति के लिए हैं। देश, दोष, प्रकृति और काल, दे दो प्रकाल, ठीक है। और परत और अपरत में वो सातों याद रखिएगा। ये एक बार गलत हो गया था, संख्या स्याद गणितम, महाराष्ट्र पीजी में पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स करना था वहाँ। संख्या स्याद डैश डैश था या ऐसे था, या स्याद गणितम करके पहला संख्या वहां पे भरना था, या गणितम कुछ ऐसे था, याद रखिएगा संख्या स्याद गणितम, ठीक है। संयोग क्या है? योगः स संयोग उच्यते द्रव्याणाम, और वो संयोग कैसा होगा? मतलब दो लोगों को, दो द्रव्यों को मिलाना, दो द्रव्यों को आपस में मिलाना। और वो क्या हो सकता है? द्वंद्व कर्मज हो सकता है, सर्व कर्मज हो सकता है, एक कर्मज हो सकता है। तो संयोग 3 प्रकार का बताया है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो संयोग कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज। समझ में नहीं आया वो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत से चीजों को मिला दिया, बहुत से चीजों को मिला दिया, 20 लोगों का आपने एक संयोग कर लिया। कोई भी कार्य करने के लिए आपने 20 लोगों का एक समूह बना लिया, मिला दिया आपस में। यहाँ पे वो समूह औषधि भी हो सकती है कि 20 औषधियों को मिला के एक लोगो बना लिया हमने, समझाने के लिए बता रहे हैं। आवाज आ रही है ना? जग रहे हो? यस सर। तो द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज और एक कर्मज को समझने के लिए आपको उदाहरण दे रहे हैं कि 20 लोगों को आपने एकत्र किया किसी कार्य को करने के लिए, या 20 औषधियों का आपने मिलान करके, योग करके एक प्रिपरेशन बनाया। एकल द्रव्यों को, 20 एकल द्रव्यों को मिला के आपने एक प्रिपरेशन बनाया। अब उसमें से अगर कोई 2 द्रव्य एक्टिवली कार्य कर रहे हैं तो वो द्वंद्व कर्मज हो गया। अगर सभी द्रव्य एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? सर्वकर्मज। और अगर उन सभी में केवल एक एक्टिवली कार्य कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक कर्मज। एक कर्मज। 2 कार्य कर रहे हैं तो द्वंद्व कर्मज, सभी एक्टिव हैं सर्वकर्मज, और एक्टिव हैं तो एक कर्मज। योगः स संयोग उच्यते द्रव्याणाम द्वंद्व सर्वे कर्मजो अनित्य एवच। तो याद रखिएगा, तो जो संयोग है 3 प्रकार का है। तो द्वंद्व कर्मज में अपनी बुक में लिख सकते हैं 2 एक्टिव, सर्व कर्मज में लिख सकते हैं सभी एक्टिव, और एक कर्मज में एक एक्टिव। तो आपको याद रहेगा जो हमने आपको उदाहरण बताया। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, ऊपर जगह है किताब में, समवाय नित्य होता है और संयोग कैसा होता है? अनित्य होता है। यहाँ आया है अनित्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोग कैसा होता है? अनित्य होता है। भाई आपने किसी को मिलाया है, 20 लोगों को मिलाया, आपने निकाल के बाहर कर दीजिए, भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। वो नित्य है कि अनित्य है? वो
अनित्य। अनित्य है। ठीक है, ये टीचर रखा गया, हटा के बाहर कर दिया गया, है ना। तो अनित्य है वो। संयोग किसी को जोड़ना जो है अनित्य होता है। समवाय नित्य होता है। समवाय अपृथक भाव होता है तो वो कैसा होता है? नित्य होता है। तो संयोग के बाद अगला है विभाग। विभागस्तु विभक्ति स्याद वियोगो भागशो ग्रह। ये भी आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? Yes, sir. तो विभाग तथा पृथकत्व के लक्षण तो लिख लीजिएगा। विभक्ति यानी विभाग, विभक्ति या विभाग, एक वस्तु को अलग करना, एक वस्तु को अलग करना। वियोग है, वियोग क्या होगा? दो वस्तुओं को अलग करना। ये तो समझने के लिए, दोनों का मतलब एक ही निकलेगा। कैसे? अभी देखिए नीचे लिखा हुआ श्लोक नंबर 33 में देखिएगा। विभागस्तु, बुक में देखिएगा, विभागस्तु विभक्ति स्याद योगो भागशो ग्रह। जो विभाग अलग करने को कहते हैं, विभाग का पर्याय वियोग भी है, पर भाग के रूप में अलग होने को वियोग कहा जाता है। यह इससे अलग है, इस ज्ञान को पृथकत्व कहा जाता है। जैसे हम अपने कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। ये काय डिपार्टमेंट है ना, ये कौमार वृत्त है। ये क्या हुआ? उसको हमने विभाग में डिवाइड कर दिया है। वही लिखा, विभाग अलग करने को कहते हैं, मतलब आपने अपने ही हॉस्पिटल को विभाग में अलग कर दिया है। विभाग का पर्याय वियोग भी होता है, पर भाग के रूप में अलग होने को वियोग कहा जाता है। यह इससे अलग है, इस ज्ञान को पृथकत्व कहा जाता है। तो थोड़ा सा पृथकत्व अलग हो जाता है। पृथकत्व देखिए, विभाग में क्या है, आपने उसको सेपरेट नहीं किया भाई। अगर आपके कॉलेज में अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज ओपीडी बना दिया है, तो आपने उस ओपीडी को कॉलेज से अलग नहीं किया है आपके कॉलेज का ही हिस्सा, आपने उसको पृथक नहीं किया है। ठीक है, जब उसको आप बिल्कुल सेपरेट कर देंगे कि नहीं ये हमारे कॉलेज का हिस्सा ही नहीं होगा या ये हमारा हिस्सा ही नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वहां पे पृथक हो जाएगा, वो पृथक। पृथक। तो विभाग मतलब घर में ही डिवाइड करना या अपने दायरे में उसको बांटना। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। जैसे से घर में सबके रूम होते हैं। हाँ, लेकिन रहते सब उसी घर में है। ठीक है ना। पृथक यस सर। मतलब दूर दूर चले जाना, ये भी हम समझ सकते हैं। तो विभाग और पृथकत्व में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, बस समझने का फेर है। तो विभाग भी तीन प्रकार का है, विभक्ति, वियोग और भागशो ग्रह। ठीक है, विभक्ति, वियोग और भागशो ग्रह। और विमर्श में देखेंगे आपका विभाग भी तीन प्रकार का लिखा होगा, द्वंद्व, सर्व और एक कर्मज। मिला? यस सर। हाँ, तो याद रखना। परिमाण, संस्कार और अभ्यास के लक्षण तो सबको अलग अलग हम अंडरलाइन करेंगे। परिमाणम पुनर्मानम को अलग लाइन करिएगा। परिमाणम पुनर्मानम, परिमाण क्या है? मान को कहते हैं। आपने मान पढ़ रखा होगा, रसशास्त्र बेहतर कल्पना में, वहां पढ़ाया जाता है। क्या है मान की परिभाषा? मियते अनेन इति, नियति अनेनिति मानम, है ना। यहाँ पे नाप तोल करते हैं उसको हम लोग मान कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और आयुर्वेद में उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ड्रग डोजिंग वगैरह में, ड्रग डोज वगैरह में हम लोग मान का बहुत अच्छा रोल है। तो फिलहाल यहाँ पे इतना परिमाणम पुनर्मानम। परिमाण क्या है? कुछ और नहीं, मान है। संस्कार करणम मतम, वैसे हम लोग एक और जानते हैं, संस्कारो ही गुणांतरा धानम, जो कि दानम। विमर्श में तीसरी लाइन में आया हुआ है। संस्कारो ही गुणांतरा धानम उच्यते। ये चरक विमान में हम लोग पढ़ेंगे। चरक विमान के पहले अध्याय में आएगा, संस्कारो ही गुणांतरा धानम
फिलहाल यहाँ पे देखिएगा संस्कार करणम मतम, क्रिया द्वारा गुणाधान करने को संस्कार कहा जाता है। संस्कार के द्वारा गुणों का, किसी भी द्रव्य में गुण का आगमन हो जाता है, जिसके द्वारा वो कार्य को करने में समर्थ होता है। फिलहाल संस्कार करणम मतम, संस्कार के द्वारा, करण क्या होता है? किसी भी कार्य को करने वाला, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा होता है ना? अगर हम विभक्ति यस सर। हैं तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, तो जो कार्य कर रहा है उसमें वो गुण किसके द्वारा आ रहा है? संस्कार के द्वारा आ रहा है। तो संस्कार करणम मतम। और अगला क्या है? भाव अभ्यासन अभ्यास, क्या लिखा हुआ इसके बारे में? किसी भी भाव पदार्थ का बार बार पालन करने को अभ्यास कहा जाता है। अगर हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? अभ्यास कहते हैं। अभ्यास। का एक पर्याय है शीलन या सतत क्रिया, जो निरंतर हम लोग बार बार कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब क्लास स्टार्ट किया तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे शीलन यानी निरंतर क्रिया होने लगी, तो क्या हो गया? हम लोग के अभ्यास में आ गया। अब हम लोग के अभ्यास में आ गया। टाइम हम बताते हैं, आप जुड़ जाते हैं, बार बार लिंक नहीं भेजना पड़ता है। ये सब क्या है? अभ्यास। कैसे आया? सतत क्रिया, शीलन, है ना? याद रखिएगा इसको। भाव अभ्यासन अभ्यास शीलनम सतत क्रिया। शीलन और सतत क्रिया ये दो अभ्यास के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे एक आएगा आपका, विमर्श में देखिएगा, संस्कारो ही गुणांतराधानम के बाद आया हुआ है, 2 लाइन नीचे। संस्कार 3 प्रकार का होता है। मिला? यस सर, यस सर। पहले जो है भावना लिखिए, फिर वेग लिखिए, फिर स्थिति स्थापक लिखिए। भावना, वेग, स्थिति स्थापक, और ट्रिक उसका है भावेश। तो संस्कार भावेश के अंदर, संस्कार किसके अंदर है? भावेश के अंदर। भा से भावना, वे से वेग, और श से स्थिति स्थापक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विमर्श में देखिएगा, अब इसके बाद वेग, भावना, स्थिति स्थापक तमाम चीजें लिखी गई हैं। एक लाइन आया होगा उसी में, विमर्श में, वासना भावना का दूसरा नाम है। मिला? 501 पेज पे बिल्कुल पहली लाइन, वासना इसका दूसरा नाम है। मिला ऐसा कुछ? Yes, sir. देख लीजिएगा, इसका की जगह भावना, तो वासना जो है भावना का दूसरा नाम। सूत्र 1 में हम आपको लिखाए थे। 35 नंबर श्लोक का विमर्श देखिएगा। 35 नंबर श्लोक का विमर्श, कणादि ने परत्वादि केवल 7 ही गुण माने हैं। मिला? Yes, sir. युक्ति, अभ्यास और संस्कार, वहां हमने आपको ट्रिक बताया था, यस YAS। युक्ति, अभ्यास और संस्कार, इसको नहीं माना। 36 नंबर श्लोक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। गुणा गुणाश्रया नोक्ता, ऐसा कुछ मिला? यस सर। मुझे याद है ये श्लोक, मेरे PG एग्जाम में पूछा था फाइनल ईयर में, है ना? तो इस श्लोक को लिखते हुए गुण के बारे में लिखना था, इसलिए ये मुझे श्लोक याद रहता है। विद रेफरेंस याद रखिए इसको। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा युक्ति के लिए बता दे, तो आपको गुण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पूर्वादि गुण, परादि गुण, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। केवल यही गुणा गुणाश्रया नौका तस्माद 10 गुणान अभिषक विद्यात द्रव्य गुणान। देखिए द्रव्य गुण शब्द यहाँ आया है। द्रव्य गुणान कर्तुर अभिप्राया पृथक विधा। गुण गुण के आश्रयभूत नहीं रहते, इसलिए वैद्य को जहाँ रस के गुणों का उपदेश है उसे द्रव्य का गुण समझना चाहिए। अलग अलग आचार्यों ने रस के गुणों को, तो हम थोड़ा सा और आपको इसको लिखा देते हैं, इसको जो हिंदी भी लिखा रहा है। तो
बाकी का लेक्चर कल होगा, अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं।